आज बांग्लादेशी उच्चायोग के सामने बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तमाम हिंदू संगठनों की यहां पर मौजूदगी और ये प्रदर्शन लगातार गहराता जा रहा है। उसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले आप सभी से तारुफ करा देते हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और इनके साथ ही रवि अरोड़ा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद है। बहुत स्वागत है रवि सर आपका भी। सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपका रुख करना चाहूँगी कि सर देखिए जिस तरह के हालात आज देखने को मिल रहे हैं बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं, और बांग्लादेश ये वही देश है जिसको आज़ाद कराने में भारत की अहम भूमिका थी, और आज इसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जिस तरह की बर्बरता हो रही है पूरा विश्व स्तब्ध है। रूसी राजदूत के भी स्टेटमेंट इस पर सामने आए हैं, रिश्ते सुधारने की भी बात कही जा रही है, और अब किस तरह की स्थितियां बनी हुई है। आगे आने वाले वक्त में सर किस तरह के सरकमस्टेंसेस देखें, जिस तरह से ये लिंचिंग का ये पूरा मामला और हिंदुओं के साथ बर्बरता अब भी हम देख पा रहे हैं। हाँ गरिमा, बांग्लादेश में फिलहाल हालत बहुत ही संवेदनशील है, नाजुक है, काफी दुखद भी है। ये याद रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि बांग्लादेश में 12 फरवरी को इलेक्शन है और अवामी लीग को इलेक्शन के बाहर रखा जा रहा है, जो कि एक शेख हसीना का पार्टी थी और सेकुलर पार्टी थी। लेकिन अब इलेक्शन में कौन है? बीएनपी है, जो कि काफी पावरफुल पार्टी है, सत्ता में भी कई बार रह चुकी है। लेकिन बीएनपी को टक्कर कौन दे रहा है? टक्कर दे रहा है मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार के दूसरे घटक छोटी छोटी पार्टियां हैं, वह जो हैं, जैसे जमाते इस्लामी है, अभी एनसीपी है। तो एनसीपी का गठन तो मात्र 10 महीने पहले हुआ है। इसी तरह से मुस्लिम छात्र शिविर के अलग अलग छोटे छोटे धड़े हैं। ये सब जो हैं बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली पार्टियां हैं, और इनको मालूम है कि इनको ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले हैं और शायद बीएनपी जीत जाएगी। तो बीएनपी को कैसे हराएं इलेक्शन में? एक ही तरीका है कि ये सब एनसीपी हो या मुस्लिम छात्र शिविर हो या जमात इस्लामी हो, ये सब जो है बांग्लादेश में एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, और भारत विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि भारत विरोधी बयान देंगे, हिंदुओं के खिलाफ बयान देंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करेंगे, तो बांग्लादेश में जो भोले भाले अनपढ़ अशिक्षित मुसलमान हैं, वो इन लोगों को वोट दे देंगे। तो पूरा मामला 12 फरवरी तक वोट लेने का है। हाशिए पे जो गरीब बांग्लादेशी है, मुस्लिम है लेकिन भोला भाला है, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जब वहां पर वोट देने की बारी आएगी तो ये लोग, ठीक है, भारत विरोधी एक जज्बा है कहीं कहीं पर, पूरे बांग्लादेश में नहीं। मैं बता देता हूं, बांग्लादेश के 70% लोग अभी भी भारत के साथ हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्रों में कभी कभी जोश में आके किसी कॉलेज में हिंदू विरोधी या बांग्लादेश भारत विरोधी नारे लगा देते हैं। ये सोच रहे हैं ऐसा करके जीत जाएंगे 12 फरवरी के इलेक्शन। 12 फरवरी के बाद अगर बीएनपी इलेक्शन जीत जाती है तो मामला थोड़ा काबू में आएगा, क्योंकि बीएनपी भले ही सेकुलर पार्टी ना हो, बीएनपी भले ही भारत का बहुत ज्यादा सम्मान नहीं करती है, लेकिन बीएनपी कुछ हद तक जब भी पावर में आई है, उन्होंने बांग्लादेश के आंतरिक कानून व्यवस्था को कंट्रोल में रखा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 12 फरवरी के बाद ये सब लूट मार, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। जी गरिमा। जी रवि सर, अब आपका रुख करना चाहूंगी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में अब आने वाले वक्त में कितनी तब्दीलियां देखी जाएंगी, क्योंकि तमाम बड़े स्तर पर सहयोग भारत ने हमेशा बांग्लादेश को किया है। सर आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं मिल पा रही है।
आवाज आ रही है? जी जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, अब सुन पा रहे हैं जी। तो मैं कहता हूँ कि देश में हादी की हत्या होती है, हादी की हत्या के बाद वहां पे हालात एकदम से बिगड़ते हैं, और उसके बाद दीपू चंदास की जो है हत्या कर दी जाती है और उसे जिंदा जला दिया जाता है। उसके बाद 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन उसमें एक बच्ची की डेथ हो जाती है, 2 बच्चियां बच जाती हैं। अब जो एनसीपी जो अभी 2024 में अगस्त में जब ये तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद सत्ता में आई थी, मैं समझता हूँ उस पार्टी जो नेतृत्व में आएगी, तो मैं समझता हूँ उस पार्टी के एक बड़े नेता सिकंदर जो अपने घर में थे और जो कहीं ना कहीं लीड करते थे युवाओं को, उनकी हत्या हो जाती है। तो इसके पीछे साफ एक मैसेज आ रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जमात को बांग्लादेश में बिठाना चाहती है। तो उसका मकसद साफ है कि भारत के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया जाए, ताकि उसके लिए उसने करोड़ों बांग्लादेशी टका वहां पे खर्च किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। मकसद यही है कि कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान दोनों यही चाहते हैं कि भारत को टेंशन में रखे बांग्लादेश बॉर्डर पे, और इसके पीछे कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अंदर जो आईएसआई के स्लीपर सेल नेटवर्क है वो पूरे एक्टिव हो चुके हैं। जो मदरसों में बंद कर दिए गए थे उनको दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है, और सिर्फ आईएसआई नहीं, तो वहां के जितने भी आतंकी जमातें हैं वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में एक्टिव हो चुकी हैं। और हिंदुओं को मारा जाना, उसके बाद उस पार्टी के नेता जो मोहम्मद यूनुस की पार्टी के बहुत नजदीकी है, एनसीपी के नेता, उसमें सिकंदर की हत्या के बाद यह साफ हो चुका है कि बांग्लादेश में 5 फरवरी से पहले हालात इतने खतरनाक कर दिए जाए कि हिंदू मुसलमानों के बीच में एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए ताकि कट्टरपंथी जमातें वहां पे सत्ता में आ सकें। और शायद जिस प्रकार से अभी हमारे को पैनलिस्ट बहुत बता रहे थे कि किस प्रकार से वहां पे बीएनपी सत्ता में ना आए, इसके लिए जो ये जमातें हैं, छोटे छोटे दल हैं जो खासकर कट्टरपंथी है, उनको लाकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आईएसआई बांग्लादेश में अपना आतंकी नेटवर्क को खड़ा कर सकती है। तो शायद यही कारण है कि वो भारत को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिजर्व रखना चाहती है। वो चाहती है कि भारत यहाँ पे उलझा रहे और दूसरे मोर्चों पर उनको मौका मिल सके। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के साथ रिश्ते आने वाले टाइम तक अभी सुधरने वाले नहीं है बांग्लादेश से, क्योंकि वहां पे जो भी आएगी वहां पे फिलहाल कट्टरपंथी सरकार आएगी, क्योंकि वहां की विचारधारा जो इस समय पाना इतना आसान नहीं होगा। और खासकर भारत और जिस प्रकार से वहां से वीडियोस डेली आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि वहां के छोटे छोटे नेता ऐसी भड़काऊ भाषा, और निश्चित तौर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं इसका बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा। सर आपके पास आऊंगी। तो बांग्लादेश में इस वक्त हिंसा देखी जा रही है, और इस हिंसात्मक तस्वीर में जिस तरह से हिंदू वर्ग के युवक के साथ जिस तरह से लिंचिंग का ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद अब भारत में भी इसका विरोध देखा जा रहा है। हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं, और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूँगी कि सर बांग्लादेश में हुई हिंसा और भारत में उसके खिलाफ जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, इस प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा चुनौतियां क्या उभर कर सामने आ रही हैं? इस तरह के प्रदर्शन से दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा और कूटनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है, और इन खतरों से निपटने के लिए क्या कुछ रणनीतियां आने वाले दिनों में देखी जा सकती हैं? जी हाँ गरिमा, हो ये रहा है कि बांग्लादेश में फिलहाल इलेक्शन का माहौल छाया हुआ है। सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं कि अलग अलग तरह से 12 फरवरी को वो किस तरह से वोटर्स को लुभाएं, रिझाएं और अपने पक्ष में वोट लें। तो हो ये रहा है कि जैसे भारत में भी कई जगह पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध हो रहा है, जो कि सही भी है। लेकिन भारत में जो अलग अलग जगह पर विरोध हो रहा है बांग्लादेश के खिलाफ, उसका बांग्लादेश की जो ऑपोजिशन पार्टी हैं वो बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे ही भारत में कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो तुरंत उस बयान को या उस प्रदर्शन को बांग्लादेश में सोशल मीडिया में ये जो एनसीपी है, नेशनल सिटीजन पार्टी या जमाते इस्लामी, इनका जो सोशल मीडिया सेल है वो तुरंत उनके सैकड़ों हजारों वीडियो यूट्यूब में बनाकर या व्हाट्सएप ग्रुप में लोड कर रहा है बांग्लादेश के अंदर।
ये कह के कि भारत में बांग्लादेश के ऑफिशियल्स के ऊपर, भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन पर हमला हो रहा है कि भारत जो है वो बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। भारत बांग्लादेश में हमला करने के लिए अपनी आर्मी को अग्रिम छावनी में भेज रहा है। तो इस तरह से भारत से हमारी जो खबरें हैं उनको तोड़ मड़ोड़ के एनसीपी या जमाते इस्लामी या मुस्लिम छात्र शिविर का जो उनका जो सोशल मीडिया विंग है, तोड़ मड़ोड़ के भारतीय खबरों को बांग्लादेश में फैला रहा है। मैं तो एक बंगाली यूट्यूब चैनल है ढाका का, मैं उसको देख रहा था जिसमें उसने ये भी दिखा दिया कि किस तरह से इंडियन एयरफोर्स ने तैयारी कर ली है बांग्लादेश पर हमला करने की। उसमें इंडियन एयरफोर्स के जितने एयर बेसेस हैं पश्चिम बंगाल में, असम में या नॉर्थ ईस्ट में, उनको दर्शाया गया और दिखाया गया कि भारतीय वायुसेना ने पूरी तैयारी कर ली है बांग्लादेश पर हमला करने की। आश्चर्य की बात है कि इस बंगाली यूट्यूब चैनल में वो कुछ कटिंग तो हमारे भारतीय यूट्यूब चैनल की दिखा रहे थे हिंदी में। एक भारतीय यूट्यूब चैनल है, उसने दिखा दिया कि भारत ने, इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने बांग्लादेश के बॉर्डर पर तैयारी कर ली है। तो हमारे यूट्यूब में तो ये दिखाया गया कि भारत की आर्मी और भारत की एयरफोर्स बांग्लादेश के बॉर्डर पर सजग है, सतर्क है। लेकिन हमारे हिंदी वाले यूट्यूब के जो विजुअल्स थे उसको उन्होंने तोड़ मरोड़ के दिखा दिया कि अब इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी बांग्लादेश पर हमला करने के लिए तैयार है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑन है। और हिंदुस्तान में जितने भी जैसे हाई कमीशन पे अटैक हो रहा है, बांग्लादेश की सरकार अपने देश की आवाम को यह बता रही है कि भारत की सरकार भारत में दबंगइयों को रोक नहीं रही है बांग्लादेश हाई कमीशन में घुसने से। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है बांग्लादेश और भारत के बीच में। जी रवि सर, जिस तरह से अभी अभी जिक्र कर रहे थे यूके देवनाथ जी, और तमाम अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया कि तमाम चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, यानी कि हिंदुओं का इस्तेमाल ये साफ तौर पर अपने चुनाव में बड़ी बढ़त पाने के लिए कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले अगर दिनों की बात कर लें तो क्या, और इसके साथ ही साथ आज ही ढाका द्वारा भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया गया था, क्या मानेंगे दबाव की राजनीति? और अगर बांग्लादेश की तरफ से ये दबाव की राजनीति देखी जा रही है तो इसका पलटवार निश्चित तौर पर भारत देगा ही, और भारत को देना भी पड़ेगा। और जिस तरह से हम बड़े प्रदर्शन देख रहे हैं, आगे आने वाले वक्त की अगर हम बात कर ले तो भारत की तरफ से क्या कुछ रुख देखा जा सकता है, जिस तरह से भारतीय उच्चायुक्त को तलब भी किया गया था? जी जी गरिमा जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारत अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि भारत जानता है इस बात को कि भारत ने ही, हिंदुस्तान की सेना ने ही इस बांग्लादेश को बनाया था। और जब मुजीबुर रहमान के हाथ में ये सौंपा गया था तो भारत की सेना ही बांग्लादेश के लिए लड़ी। बांग्लादेश की जिस प्रकार से जो डीप स्टेट का एक बड़ा रोल इसके पीछे है, और उस पर पूरी तरह से बात वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि ये तख्ता परत एक मूवमेंट के तहत हुआ। बात समझिए, एक स्टूडेंट मूवमेंट के तहत जिस प्रकार से शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और जैसे वहां पे हालात बने, तो उसके बाद यह समझ आ चुका था कि इसके पीछे कोई बड़ा खेल खेल रहा है। और ऐसे में भारत पूरी तरह से सतर्क है। और जिस प्रकार की प्रतिक्रिया, क्योंकि आप समझिए पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो एक ऐसे देश हैं जहां पर अगर भारत के खिलाफ बोलेंगे तो बहुत जल्दी इनको वोट मिलेगा। और इस समय पूरी कट्टरपंथ तो जो है जमातें वहां पे एक्टिव हो चुकी है। और कहीं ना कहीं शायद यही दर्शा रहा है, क्योंकि फरवरी में जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि हम हिंदू विरोधी जितनी ज्यादा बात करेंगे, जितने हम ऐसा माहौल पैदा करेंगे, उसका फायदा सीधा सीधा चुनाव में मिलेगा। और यही कारण है। लेकिन इसके पीछे का खेल कोई और खेल रहा है, क्योंकि शेख हसीना ने, आपको याद होगा जब सत्ता पर, उससे पहले कई बार आशंका जताई थी कि उनको सत्ता से हटाने के लिए अमेरिका पर उन्होंने शक भी जताया था। लेकिन सच्चाई ये है कि कई ऐसे देश हैं जो जानते हैं कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत को भी जो है कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, क्योंकि पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। और यही हमारी मजबूरी भी है, यही हमारी मजबूती भी है, क्योंकि भारत पड़ोसियों से हमेशा संबंध सुधारने की प्रयास करता रहा है। और यहाँ तक कि आप खुद सोचिए,
जिस तालिबान से सारी हमारी शुरुआत से, क्योंकि वो एक आतंकी संगठन माना जाता है, वो खुद हमारे पास आए और हमसे बात की और हमसे आज वो पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी तारीफ कर रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत की नीति हमेशा सबको साथ लेकर चलने की रही है। ऐसा नेपाल के साथ हमारा बेटी रोटी का रिश्ता है, लेकिन ऐसा ही बांग्लादेश के साथ भी हमारा रिश्ते बने, क्योंकि बांग्लादेश से जो बॉर्डर एरिया है, चाहे मालदा की बात करें, चाहे मुर्शिदाबाद की बात करें, दुनियान की बात करें, औरंगाबाद की बात करें या कुछ बिहार की बात करें, ये जितना भी बैच है, रायगंज की बात करें, इस पूरी बैच के अंदर लोग यहाँ के लोगों ने वहां अपनी बेटियां देखी और वहां की बेटियां यहाँ आई हुई है। तो रिश्ते शुरुआत से चलते आ रहे, छोटी बसों के टाइम से बहुत सारे बांग्लादेशी यहाँ के बसे। तो मैं समझता हूँ ऐसे हालत में आज एकदम से नफरत क्यों पैदा हो गई, जबकि 2020 में बांग्लादेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही थी। पूरी दुनिया हैरान थी कि बांग्लादेश तेजी से कैसे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश का रेडीमेड गारमेंट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में आ रहा था और उसकी बदौलत बांग्लादेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब एकदम से अगस्त 2024 में ऐसा क्या हो गया, जबकि सरकार ने सारी शर्तें मान ली थी, उसके बावजूद भी वो मूवमेंट इतनी तेज कैसे हो गई। जो रोल डीप स्टेट इसके अंदर निभा रहा है वो देखने वाली बात है। भारत अभी बेहतर की स्थिति में, फिर मैं इस बात को कहूंगा और मुझे लगता है जल्दी ही कहीं ना कहीं छोटे फरवरी में जब चुनाव होंगे उसके बाद ये सारे तथ्य सामने आएंगे दुनिया के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से मूवमेंट शुरू हो गई और इस मूवमेंट के अंदर तो ये बहुत सारा पूरी तैयारी की जाती है। और ये जो हालात बन रहे हैं, ये जो फरवरी के अंदर जब डेट डिक्लेयर हुई उसके बाद से ही ये समय चुना गया कि वहां पे हालात खराब किए जाए। उसके बाद हादी की हत्या के बाद जैसे ही माहौल बिगड़ा, उसके बाद दीपू चंद हत्या की जो आग लगाई गई, आप समझिए यह बताने का प्रयास था कि हम हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। मतलब आज हिंदुस्तान के सभी हिंदू दुखी हैं और लगातार